देखिए आज के वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर का मतलब है ध्रुवी परावैद्युत और नॉन पोलर अध्रुवी। और इन दोनों को समझने से पहले, हालांकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, हम बात करें डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युत पदार्थ क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? देखिए जितने भी सॉलिड्स हैं तीन कैटेगरी में आपने बांटे हैं, चालक, अर्धचालक और अचालक। अचालक जिसको आपको चालक भी कह सकते हैं, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये भी इंसुलेटर हैं, ये भी अचालक हैं। अचालक का मतलब इनमें भी विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के समान होती है। लेकिन फिर इनमें और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे ये चीज वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि भाई इंसुलेटर में और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप किन्हीं पदार्थों को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं या विद्युत क्षेत्र के अंदर आप रख रहे हैं, अब विद्युत क्षेत्र एक समान हम किसको लेते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का मतलब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव, और इनके बीच में होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इसमें रख दिया आपने एक परावैद्युत पदार्थ, ये परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उसी को तो कहना है डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत। तो परावैद्युतों की क्या खासियत होती है? वैसे इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर इनको विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगेंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने का मतलब यानी इनके किनारों पर आवेश दिखाई देने लग जाएगा। इस वाले किनारे पर माइनस आवेश आपको दिखने लग जाएगा प्लस की तरफ, और माइनस प्लेट की तरफ पॉजिटिव आवेश आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसका मतलब सिंपल डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि वैसे इनमें किसी प्रकार की विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगते हैं, यानी अपनी साइडों में आवेश प्रदर्शित करने लगते हैं। साइडों में आवेश प्रदर्शित होने लग जाता है इनकी साइडों में। बस ये है परावैद्युत की परिभाषा। अब ये आवेश आता कहां से है उस बात को भी समझ लो। कोई भी पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब ये हमारा जो परावैद्युत पदार्थ था ये भी परमाणुओं से मिलकर के बना। बहुत सारे परमाणु इसके अंदर है, इसको पूरा आप दिखा सकते हो ऐसे करके। और परमाणुओं की क्या खासियत होती है? परमाणु होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी एक परमाणु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है ड्यू टू प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अंतर यह है कि जो धनावेश होता है वो उसके नाभिक में होता है, एक जगह पे स्थिर होता है, लेकिन ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की वजह से है और इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों को मिला करके हम उनके टोटल नेगेटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट पर मान सकते हैं कि इसका ये टोटल नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, किसी न किसी जगह पर केंद्रित है। तो पॉजिटिव चार्ज तो आपने मान लिया कि वो सेंटर पे कहीं ना कहीं है, हमने साथ ही साथ ये भी मान लिया कि नेगेटिव चार्ज का भी कोई ना कोई एक सेंटर है। वैसे चक्कर लगा रहे हैं एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन उन सब का मिलाकर के हमने मान लिया कि उसका कोई ना कोई एक सेंटर है। ठीक है, अब क्या किया? आपने रख दिया विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र का मतलब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव। अब क्या होगा भाई? ये दोनों आवेश यानी नेगेटिव आवेश का जो सेंटर है वो तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये जो आवेश थे यानी ये जो परमाणु था
उसका नेगेटिव चार्ज तो इधर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरह से दूसरी साइड पर हो जाएगा। तो ये जो परमाणु हम देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो परमाणुओं के इधर जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे दिखा सकते हो आप। जितने भी परमाणु होंगे इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, और भी दिखा सकते हो। लेकिन इधर वाले परमाणुओं को जब लोगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और माइनस होगा इस साइड में होगा फिर उसमें। तो फाइनली जब हम उसको देखेंगे तो हमें केवल क्या दिखेगा कि किनारे पे इधर तो माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया है। इसी को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि भाई परावैद्युत जो होते हैं वो दो तरीके के हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर का मतलब ध्रुवी परावैद्युत, और दूसरा अध्रुवी नॉन पोलर। अध्रुवी डाइलेक्ट्रिक, अध्रुवी परावैद्युत। अब इनको समझना है कि भाई ये क्या चक्कर है इन दोनों में, पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणुओं की भी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनकी शेप सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होते हैं। भाई जब सिमेट्रिक शेप होगी तो सिमेट्रिक शेप में पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे लाई कर ही रहा है और नेगेटिव चार्ज अलग अलग है, लेकिन उन सब का पॉइंट भी एक माना जाएगा, तो वो भी कहां पहुंच जाता है? एक तरह से पॉजिटिव चार्ज पर ही आ जाता है। इसका मतलब आप जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कह रहे हो, तो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में क्या हो जाता है, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही बिंदु पर लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं विद्युत द्विध्रुव की बात करूं तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता था एक धनावेश या एक ऋणावेश और दूसरा उतना ही धनावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते थे, उसको कहते थे विद्युत द्विध्रुव। और उसका अपना होता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था P = Q × 2L। अब इस केस में आप बात करोगे उतना ही प्लस का चार्ज, मान लो प्लस का Q, उतना ही माइनस का चार्ज माइनस का Q, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट पे लाई करने का मतलब हो गया कि उनके बीच की जो दूरी 2L लेके चलते थे वो 2L की वैल्यू हो गई 0। अब जब 2L की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 0 = 0। यानी अध्रुवी परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उन डाइलेक्ट्रिक को कह रहे हैं जिनके परमाणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? दो तरह से कह सकते हो कि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके परमाणुओं में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर काम करते हैं, और जब एक बिंदु पर काम करते हैं दैट इज उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। और अगर आप ऐसे एग्जांपल की बात करते हो तो सिमेट्रिक शेप वाले जैसे H2, N2, O2, इनकी शेप सिमेट्रिक रहती है। ये वे पदार्थ हैं, यानी ये एक तरह से अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ हैं, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। बात क्लियर? अब दूसरी बात, अब आते हैं ध्रुवी परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके परमाणुओं के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। यानी ये इस तरह के हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग, तो इसका मतलब उनके बीच में तो कोई ना कोई 2L डिस्टेंस रहेगी। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि 2L = 0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां 2L की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है।
और जब 12 की वैल्यू 0 नहीं है तो इनका P जो निकल के आएगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो भी 0 नहीं होगा। तो सिंपल सी बात होगी कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक है जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक परमानेंट क्या दिखता है, हमें एक विद्युत ध्रुवाघूर्ण दिखता है। जैसे H2, NH3, HCl, अल्कोहल, ये इस तरह के एग्जांपल हो गए। यहाँ सिमेट्रिक शेप थी, H2 एक जैसे एटम, O2 वहाँ एटम बदल गए, एक नाइट्रोजन का तो एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है, इसलिए उनकी शेप थोड़ी अलग है। तो इनको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और इनको कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ एक वर्ड और आता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण। देखिए अक्सर ये पोलराइजेशन वर्ड आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में ये चर्चा चलती रहती है कि भाई पार्टियों के ऊपर ऐसा लगा रहता है कि ये वोटों को पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइज करने का मतलब है उनको अलग अलग कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात फैला दी समाज में कि वोटिंग के टाइम पे कि हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, तो वो हो गया एक तरह से पोलराइजेशन। तो अलग अलग कर देना ये पोलराइजेशन है, अलग अलग कर देना ये पोलराइजेशन है। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, हम विद्युत ध्रुवण की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में फिर क्या होगा वो आप यहां से देखेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और हम उनको अलग अलग करते हैं, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन विद्युत ध्रुवण। विद्युत ध्रुवण मान लीजिए इन दोनों तरह के पदार्थों को मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने का, पहले हमने ध्रुवी पराविद्युतों को रखा। तो जब ध्रुवी पराविद्युतों के अंदर तो पहले से क्या था, उनके अंदर तो पहले से ही विद्युत ध्रुवाघूर्ण था। लेकिन अब क्या होगा, पूरे पदार्थ के अंदर, ये हम एक अणु की बात कर रहे हैं, अगर इसका पूरे पदार्थ के अंदर देखते, ये कोई पूरा पदार्थ था, इसका पूरे पदार्थ का जो P होगा वो यहां भी 0 होता है। ध्रुवी पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं पूरे पदार्थ का P 0 होता है। 0 क्यों होता है उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एक परमाणु का तो 0 नहीं है, एक परमाणु के अंदर तो है, लेकिन अलग अलग पूरे जब पदार्थ की बात करते हैं तो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके जो परमाणु होते हैं ना, उनके विद्युत ध्रुवाघूर्ण की जो दिशा होती है वो रैंडम हो जाती है। मान लो ये एक परमाणु था, इसका P इधर था, ये दूसरा परमाणु, इसका P इधर है, एक परमाणु ये, इसका P इधर है, दूसरा परमाणु ये, इसका P इधर है। तो ओवरऑल जब मिलाते हैं सभी परमाणुओं का नेट 0 हो जाता है, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन थी वो तितर बितर हो रही थी, वो रैंडम थी। इसलिए भले इसके परमाणुओं के अंदर P की वैल्यू 0 नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे पदार्थ का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में था। अब क्या किया, अब आपने इसको रख दिया किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपने मान लीजिए वही फिर से अप्लाई किया, एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव, और इसके अंदर आपने उस पराविद्युत पदार्थ को रख दिया ध्रुवी पराविद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक आप अच्छी तरह से जानते हो, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता था, अगर हम यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में, ये यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है, और यहां एक डाइपोल को रख दे -q और +q, डिस्टेंस 2 है, तो उस पर एक बलाघूर्ण लग जाता था, और बलाघूर्ण ऐसा लगता था कि वो उसको रोटेट करा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाता था। यानी ये इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर, और ये घूम करके ऐसे सीधा हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। और ये क्या है, इसके अंदर ये सब क्या है, एक परमाणु जो है ये भी तो परमाणु विद्युत ध्रुव है, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में है। जब उनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है +1 से -1 की तरफ, तो सभी पे एक बलाघूर्ण लगेगा, और बलाघूर्ण लगने की वजह से वो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान दीजिए बेटा, बलाघूर्ण की वजह से क्या होने,
रोटेट होना शुरू हो जाएंगे और रोटेट होकर के विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे। यानी ये वाला फिगर ऐसे बदल जाएगा। पूरे फिगर के जो डायपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। अब ये क्या गेन कर लेगा, ये P गेन कर लेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किसका? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। क्लियर? दूसरी बात, यही चीज हम नन पोलर के लिए करना चाह रहे हैं कि भाई नन पोलर को अगर रखेंगे इसके अंदर तो क्या होगा। तो जब नन पोलर को आप रखोगे तो नन पोलर में तो क्या सिचुएशन है, एक ही सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, नेगेटिव सेंटर डिस्प्लेस हो गया किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी ये इधर आ गया नेगेटिव, और पॉजिटिव डिस्प्लेस हो गया किधर, नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी ये इधर चला गया। अब उसने क्या गेन कर लिया, बीच में 2l डिस्टेंस गेन कर ली, और 2l डिस्टेंस आ गई तो अब इसका P जो है वो 0 नहीं होगा, P इक्वल आ जाएगा Q इंटू 2l। तो जिसके परमाणुओं का विद्युत ध्रुवाघूर्ण 0 हो रहा था उसको भी अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वो भी क्या कर लेगा, विद्युत ध्रुवाघूर्ण गेन कर लेगा। बात क्लियर की नहीं? तो वास्तव में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या है, विद्युत ध्रुवण का मतलब क्या है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो जो पदार्थ होता है वो क्या गेन कर लेता है, वो विद्युत ध्रुवाघूर्ण गेन कर लेता है। यानी अब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर है अगर इस तरह का है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर पोलराइज्ड हो गई, अलग अलग हो गई, और उसमें रोटेट होकर के उसकी डायरेक्शन में बाहरी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आ गई। तो इसको कहते हैं परावैद्युत। और परावैद्युत के दो टाइप, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। और फिर उनको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उसको कहते हैं विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और यही एक वर्ड और आता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक वर्ड और आता है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हिंदी क्या है थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वैसे परावैद्युत सामर्थ्य करके कह सकते हो कुछ। अब ये क्या होती है देखिए, वैसे भले नाम तुम्हें लगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि आप जानते हो जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर के जो एटम्स होते हैं जो वो अपने आयनों में भी टूट सकते हैं, यानी उनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हर विद्युत क्षेत्र में थोड़ी ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम है और आप अगर उस विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि परावैद्युत पदार्थ अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। तो जहां तक सहन कर सकता है कोई परावैद्युत पदार्थ, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हो, तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां तक कोई परावैद्युत पदार्थ अपने आयन में ब्रेक हुए बिना, इसको इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन भी कह सकते हो आप, अपने आयनों में ब्रेक हुए बिना उसको क्या कर रहा है, सहन कर रहा है, उसको टॉलरेट कर रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे एयर होती है, हमारी जो हवा है ना, हवा बैड कंडक्टर है, हवा में होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता, हवा में होकर के बिजली प्रवाहित नहीं होती है। अगर ऐसा होता तब तो मारे जाते सब, अगर ऐसा होता तो सब मारे जाते, सही है ना। लेकिन वो क्या है, बैड कंडक्टर है, उसमें से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर होता तब तो यहाँ उसको अगर कोई वायर है तो उस वायर की करंट मुझ तक आ जाती है, आप लोगों तक आ जाती है, तो वो बैड कंडक्टर का काम कर रही है। लेकिन अगर आप उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एयर जो है अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाएगी, और जब एयर आयंस में डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर वो कंडक्टर का काम करने लग जाएगी, फिर उसके अंदर करंट आ जाएगी, उसके अंदर चार्ज का फ्लो हो जाएगा। जैसे आपने देखा आसमान की बिजली गिरती है, तो आसमान की बिजली गिरती है, या तो वहां पर बूंदें होती हैं, एयर हमारी नमी हो जाती है, और वास्तव में वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब एयर जो है वो बैड कंडक्टर का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो कंडक्टर का काम कर रही है। तो जहां तक कोई तो एयर भी एक तरह से क्या है, परावैद्युत है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो जहां तक एयर उसको सहन कर सके
कि अपने आयनों में नहीं टूट रही है, यानी कंडक्टर का काम नहीं कर रही है, उस मैक्सिमम वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वास्तव में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की मैक्सिमम वैल्यू है ये, जहां तक कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई पराविद्युत पदार्थ उसको सहन कर सके, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वास्तव में एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए, फॉर एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर वहां की जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी? वो फिर कंडक्टर का काम करने लग जाएगी, फिर उसमें से होकर के आवेश का प्रवाह होने लग जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो थ्योरी में इस चैप्टर में बच रहे थे, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। इसी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स की 2 ट्रिक और हैं जिनको समझना होगा। हालांकि देखिए, एक तो कंपटीशन में ज्यादा काम देता है, पर फिर आजकल क्या है, आजकल देखिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी किसी कंपटीशन लेवल से कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ के चलना है। तो एक टॉपिक है हमारा प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज, और उस प्रेरित आवेश की वैल्यू हमें निकालनी है कि भाई वो आवेश जो होता है, प्रेरित आवेश कितना होता है किसी परावैद्युत पदार्थ का। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि ये कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, एंड द डायरेक्शन ऑफ E0 इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। अब आपने इसके अंदर रख दिया एक परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत, ये मानो पूरे में रखा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मैंने उसको छोटा कर दिया है। तो ये परावैद्युत पदार्थ हो गया। अब आप जानते हो परावैद्युत पदार्थ होगा तो उसके किनारों पे क्या आ जाएंगे? आवेश आ जाएंगे। इसका मतलब इस वाले पे माइनस आवेश आ जाएगा और इस वाले पे प्लस आवेश आ जाएगा। तो मैं इसी आवेश की बात कर रहा हूं, इन्हीं आवेशों को मैं प्रेरित आवेश कह रहा हूं, और इस आवेश की मैं वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बाहरी आवेश को मानना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये आवेश जो आते हैं परावैद्युत पदार्थ पर, वो कभी भी कैपेसिटर की प्लेटों वाले आवेश के बराबर नहीं हो सकते, उससे कम होते हैं। क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टरों में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाते कब तक आते जाते? जब तक आवेश बैलेंस न हो जाए, यानी जब तक इस प्लस क्यू आवेश के बराबर माइनस क्यू न हो जाए। लेकिन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये आवेश जो होता है प्रेरित आवेश, ये इस मेन आवेश से क्या रहता है? कम रहता है। मान लिया हमने कि ये आवेश जो है वो क्यू डैश है, तो इधर तो माइनस का क्यू डैश और इधर प्लस का क्यू डैश, और वास्तव में ये प्रेरित आवेश यानी इस क्यू डैश को ही हम निकालना चाहते हैं। इसी को कह रहे हैं प्रेरित आवेश, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिए। आपने जो परावैद्युत पदार्थ रखा है, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अगर मैं आपसे कहूं तो अब यहां से यहां तक, या अगर ये पूरे में भरा हुआ है तो पूरे में जो बाहरी विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो तो है E0, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इस परावैद्युत पदार्थ पे भी तो आवेश आ गया। इसका मतलब उसके अंदर भी तो एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस, यानी वो इधर होगी, और उसको मान लिया हमने E डैश। उसकी दिशा जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो गई। उसकी दिशा कैसी हो गई? बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो अगर मैं ये कहूं कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट विद्युत क्षेत्र, जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा, नेट विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस E डैश। ठीक है, तो नेट विद्युत क्षेत्र हो गया E इक्वल टू E0 माइनस E डैश। तो देखिए अब हम नेट विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर दिख रहा है तुम्हें कि बाहरी विद्युत क्षेत्र है E0 जो कि इधर है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ के अंदर अपोजिट। तो नेट जो होगा वो ज्यादा में से कब को माइनस कर दोगे, वो हो गया आपका E0 माइनस E डैश। लेकिन एक बात और जानते थे हम, एक बात क्या जानते थे कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता था ना वो कम हो जाता था।
ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहां कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था ना कि जो फोर्स होता था वैसे फोर्स मैक्सिमम होता था, और अगर परावैद्युत पदार्थ में रख देते तो फोर्स कम हो जाता था। और जब फोर्स कम हो गया, वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या है? E = F/Q0। अब आप फोर्स को कम करते थे और वो फोर्स कितना हो जाता था? F/K। अगर कहीं मीडियम आ जाता है तो फोर्स की वैल्यू F/K हो जाती है। तो अब E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जब F की वैल्यू, तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पहला जो E है उसके अपॉन में K। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो घट के कम हो जाएगा, वो हो जाएगा E0 - E डैश। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये नेट विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो E/K होनी चाहिए। जो पहले थी हमारी, मान लो पहले E0 थी, तो अब वो वैल्यू E0/K हो जानी चाहिए। फिलहाल तो आप इसको E कह रहे हो, लेकिन E की वैल्यू E0/K हो जानी चाहिए। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर कहीं कोई मीडियम आ जाएगा, कोई परावैद्युत आ जाएगा, तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। और कितने गुना कम हो जाएगा? K टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखा तो वो कम हो गया, तो कम वैल्यू हुई E0/K, और वैसे भी कम हो रहा है, लेकिन उसको आप कह रहे हो E0 - E डैश, जहां E डैश किसकी वजह से है? इस पर आने वाले जो प्रेरित आवेश है उनकी वजह से। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे अलग अलग। तो पहले एक काम करते ही, हम E डैश की वैल्यू यहां से निकालना चाहे तो E डैश क्या हो जाएगा? E डैश, अब ये E माइनस, ये इधर माइनस का इधर जाती है, तो E0 - E। इधर E की वैल्यू कितनी है? E0/K, तो E डैश = E0 - E0/K, और E0 आ गया कॉमन, तो 1 - 1/K। आप अच्छी तरह जानते थे, अगर हम एक कैपेसिटर लेते जिसके अंदर कोई परावैद्युत माध्यम नहीं होता, तो वहां E की वैल्यू, यानी जिसको E0 कह रहे हो, क्या होती है? σ/ε0। और अगर उस पर चार्ज Q है, प्लेट का एरिया है, तो सिग्मा की वैल्यू होती थी Q/A। तो ये हो जाता है Q/ε0A। ये E0 की वैल्यू आ गई आपकी। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर वाला जो विद्युत क्षेत्र है E डैश, उसको निकालूं तो वहां चार्ज है Q डैश। वहां पे चार्ज कितना है? तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू जो होगी E डैश की, वो वैल्यू हो जाएगी Q डैश/ε0, क्योंकि एरिया तो उसका भी उतना ही है, उसी प्लेट के बीच में भरा हुआ है, तो वो आ जाएगा Q डैश/ε0। दोनों वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए। तो E डैश की वैल्यू Q डैश/ε0A = Q/ε0A और 1 - 1/K। यहां से निकल के Q डैश की वैल्यू आ गई Q1 - 1/K। तो इस तरह से प्रेरित आवेश का सूत्र आ गया आपके पास, उसका फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया। अब तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो केवल आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। पर इतना ध्यान रखना, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास की तरफ तो इतना चार्ज आएगा, लेकिन वो माइनस का होगा, और दूसरी साइड पर उतना जो होगा वो प्लस का होगा। सही है? तो ये है प्रेरित आवेश निकालना और उसको समझना। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद एक ट्रिक और है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। तो अब उसकी बात करते हैं, और वो ट्रिक क्या है? देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि एक संधारित्र है, और संधारित्र के अंदर एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया है, और फिर वहां दो तरह से क्वेश्चन करता है। पहले उस कैपेसिटर को चार्ज किया गया था बैटरी लगा करके, और चार्ज करने के बाद उसके अंदर एक परावैद्युत माध्यम भर दिया गया है। अब उसमें दो पॉइंट आते हैं कि बैटरी को जोड़ करके रखा है, और दूसरे पॉइंट पे कहता है कि बैटरी को हटा दिया है। यानी क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये मान लीजिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये हमारा कोई कैपेसिटर है प्लस और ये माइनस। कैपेसिटर को चार्ज, अब चार्ज कहां से आए? यानी आपने बैटरी जोड़ के चार्ज किया होगा, तो आपने इसका मतलब यहां पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगाया, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है? C। और आपने इसको चार्ज कर लिया, तो इस पर आवेश आ गया +Q और इधर आ गया -Q। ये सिचुएशन है सिंपली, ठीक है? अब क्या कहेगा? अब वो ये कहेगा कि अगर इसके अंदर एक परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक है K, ये कह रहा है।
और तुमसे बहुत सारी बातें पूछ सकता है। कहेगा कि सी पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कहेगा आवेश पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कहेगा विभव पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा, प्लेटों के बीच में जो बल लगता है, जो मैंने अभी कल परसों आपको समझाया था, उस बल पे बताइए क्या फर्क पड़ेगा, और जो ऊर्जा होती है उस पे बताइए क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जरूरी है सारी चीजें पूछी जाए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहले तो हम यहां बात कर रहे हैं एक तरह से भौतिक राशि, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? मान लो वो धारिता हो गई, मान लीजिए वो आवेश हो गया, मान लीजिए वो पोटेंशियल हो गया, व्यवहार कर दिया प्लेटों के बीच, मान लीजिए वो विद्युत क्षेत्र हो गया, मान लीजिए वो एनर्जी हो गई, और मान लीजिए वो बल हो गया। ठीक है, अगर वैसे आप बात करेंगे तो हमने वैसे मान रखा है इसको इतना है। अब हम इसके रेस्पेक्ट में ही जानना चाह रहे हैं। हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर पहले है ये, तो जब तक परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तब है ये सिचुएशन है। अब हमने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ आपने इस प्लेटों के बीच में भर दिया, और उसमें भी दो कंडीशन रख रहे हो आप। पहली कंडीशन क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड यानी हटा दी गई है, और दूसरी कंडीशन क्या है, बैटरी लगा रखी है, कनेक्टेड, बैटरी लगा रखी है। ये दो कंडीशन है कि अगर बैटरी को हटा करके बात करें तो क्या होगा, और बैटरी को लगा करके रखें तो क्या होगा। तो इन चीजों को तुम्हें समझना होगा। बस यहां पे ये ध्यान देना है, परावैद्युत पदार्थ जो लिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया कितना है, A है, और इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ अब आपने कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको करा चुका हूं और उसको प्रूव भी करा चुका हूं कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उसकी धारिता जो होती है वो K टाइम्स बढ़ जाती है। और आपने फॉर्मूला भी निकाला था, अगर सिंपल था तो C फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अगर मीडियम था तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो पहली बात तो आपको यह दिमाग में रखनी है कि चाहे बैटरी लगा करके रखें, चाहे बैटरी को हटा करके रखें, अगर परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, K टाइम्स। तो सबसे पहला हमारा क्या था राशि में, धारिता C। बैटरी हटा दी, बैटरी लगा रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब की बात धारिता हो जाएगी KC, और इसमें भी धारिता हो जाएगी KC। तो पहला पॉइंट तो आपको बस आंख बंद करके रख लेना है कि धारिता जो होती है परावैद्युत माध्यम रख देने से क्या हो जाती है, K टाइम्स बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर आप बैटरी को लगा करके रखोगे, ध्यान दीजिए, और ये तुम जानते भी इस बात को, अगर मैं बैटरी को लगा करके रखूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उतना रहेगा जितना वोल्टेज है उसकी। इसका मतलब बैटरी अगर लगी हो तो समझ लेना V कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पहले हमारा पोटेंशियल कितना है उसका मान लो V, और बैटरी आपने लगा रखी है तो अब भी पोटेंशियल कितना होगा, V ही होगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो बैटरी भी जितनी वोल्टेज है उतनी ही रहेगी। भाई पैरेलल में तो लग रहे हैं आपस में, बैटरी तो लगा रखी है ऐसे करके, सही है। दूसरी बात, अगर आपने बैटरी को हटा दिया इसका मतलब तो कैपेसिटर पे जितना चार्ज आ गया है और आवेश रहता है संरक्षित, तो आवेश संरक्षण के नियम से आवेश उतना ही रहेगा जितना आवेश है पहले। तो आवेश पहले Q है और बैटरी को तुमने हटा दिया तो अब आवेश उतना ही रहेगा जितना है। ये तीन बातें अगर तुम्हारी समझ में आ गई, पूरे जो भी चीज तुमसे पूछेगा आप इजीली कर दोगे। तीन बातों को समझना है बस। तीन बातें कौन कौन सी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई परावैद्युत माध्यम आप रख देते हो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में तो धारिता K टाइम्स बढ़ जाती है, चाहे बैटरी को लगा के रखो या बैटरी को हटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने दोनों में AC कर दिया। ये वाली धारिता हमारी, ये वाली राशियां तब है जब उसके अंदर केवल हवा थी, परावैद्युत माध्यम नहीं था। दूसरी बात, अगर बैटरी को लगा के रखो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बैटरी लगा करके रखी है तो। और अगर बैटरी को हटा के रखते हैं तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना चार्ज उस पर आ गया, अब बैटरी को हटा दी, अब वो चार्ज उतना तो रहेगा ना, आवेश का संरक्षण होता है, इसका मतलब चार्ज उस पर रहेगा। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी, बाकी अब अपने आप सॉल्व होकर के आएगा। कैसे आएगा अब उस चीज को समझें। तो ये तो दोनों हो गए। मान लो अब मैं यहां आवेश निकालना चाहता हूं, इस जगह पे मुझे आवेश निकालना है,
तो आवेश निकालने के लिए यहां पर आवेश क्या है? कांस्टेंट। चलिए यहां पहले पोटेंशियल निकालते हैं। जब बैटरी को हटा दी गई है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? एक बात बताइए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C/Q/V। इसका मतलब अब ये तो तब है जब एयर वाली बात है, अब एयर नहीं है तब मैं बात कर रहा हूं। अब माध्यम आ गया तो मान लो C डैश बराबर Q डैश अपॉन V डैश, ये माध्यम के लिए आ गया। लेकिन इसमें उन चीजों को जो चेंज हुआ है उसको लिखो, जो चेंज नहीं हुई है उसको लिखो। मैं क्या निकालना चाहता हूं? पोटेंशियल। क्या निकालना चाहता हूं? इसका मतलब V डैश कितना हो जाएगा? Q डैश अपॉन। अब जब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं उसमें? V। अब बताओ Q डैश जो बदला क्या? भाई Q डैश जो वो तो Q रहा, आवेश तो नहीं बदला ना, आवेश तो Q रहा है। इसका मतलब Q डैश की जगह पे क्या लिखोगे? अब C पे आएंगे, C डैश। C डैश की वैल्यू क्या हो गई है? Kc। इसका मतलब अपॉन में Kc। Q अपॉन C क्या था पहले वाला? यहां से निकालोगे तो V क्या होगा? तो पहले वाला Q अपॉन C क्या था? V। और अब क्या आ जाएगा? V अपॉन, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला सिंपल है, C/Q अपॉन V। बस इतना ध्यान रखो, एयर थी तब क्या था और अब मीडियम कर दिया तब क्या हो गया। जो जो चीजें बदल जाए उसकी वैल्यू लगा दो, जो नहीं बदल रहा उसको जो की तो रहने दो। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला है एयर के लिए C/Q अपॉन V, तो यहां से V निकालोगे तो Q अपॉन C आएगा। अब ये माध्यम के लिए मान लो यहां से V डैश निकालना चाहता हूं तो V डैश Q डैश अपॉन C डैश। लेकिन Q डैश नहीं बदला, Q रहा, C डैश बदल गया, कितना हो गया? Kc अपॉन में Kc। Q अपॉन C को पहले वाला पोटेंशियल लिख दोगे और ये V अपॉन K आ जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल वास्तव में क्या हो गया है? V अपॉन, यानी K टाइम्स डिक्रीज हो गया, 1 अपॉन K टाइम्स हो गया। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज। क्या क्या चीज के लिए? धारिता और पोटेंशियल। अब चार्ज निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q डैश इक्वल C डैश इनटू V डैश। अब C डैश तो कितनी हो गई थी? Kc। लेकिन पोटेंशियल कितना है? V। जितना है उतना ही है। और C, अब C इंटू V को क्या कहोगे? अगर मैं यहां से Q निकालूं तो Q इक्वल टू क्या आएगा? CV। इसका मतलब पहले वाला Q कहेंगे, तो इसका मतलब K और इंटू Q। तो Q डैश की जो वैल्यू आई है वो क्या है? KQ। इसका मतलब इसका जो चार्ज हो गया वो K टाइम्स बढ़ गया है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। E का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू होता था V अपॉन D। E का फॉर्मूला होता था V अपॉन D। बताइए, एक बात सोच करके बताइए, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रख देने से क्या उनके बीच की दूरी बदली है? बीच की दूरी तो D रही है ना, D तो नहीं बदला। इसका मतलब पहले हमारा E जो है वो V अपॉन D है। अब बताओ यहां पर V कितना रहा है? V रहा है। इसका मतलब यहां पर E भी क्या रहेगा? क्योंकि जब V, भाई D तो बदला ही नहीं और V भी नहीं बदल रहा तो E भी नहीं बदलेगा। अब दूसरे केस में यहां आ जाओ, यहां पर V कितने टाइम्स हो गया? 1 अपॉन K टाइम्स। इसका मतलब E निकालोगे तो V की जगह पे V अपॉन K आएगा तो K भी नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से पहले वाले E के अपॉन में K। जैसे V बदल गया वैसे E बदल गया। पहला जो E था उसका 1 अपॉन K टाइम्स हो गया। अब ऊर्जा पे आ जाओ बेटा। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो पहले जब एयर है तब तो हाफ CV²। अब मीडियम आ गया, तो मीडियम आ गया तो मैं ऊर्जा को मान लो UM लिख रहा हूं, तो UM हो जाएगा हाफ C की जगह C डैश और V की जगह V डैश का स्क्वायर। पहले किसके लिए ले रहा हूं? बैटरी हटा दी गई है तो C कितना हो गया है? Kc। तो 1/2 Kc। V डैश कितना हो गया? V अपॉन K। तो V² अपॉन K²। एक K से K कट गया। हाफ CV² पहले वाली ऊर्जा है, U है। इसका मतलब अपॉन में एक K बचा, तो कितनी हो गई? U अपॉन K। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब बैटरी आपने हटा दी है तो एनर्जी जो निकल के आ गई वो हो गई पहले जो U थी उसके अपॉन में E। अब मैं इसको निकालना चाहता हूं जब बैटरी को लगा के रखा है। जब बैटरी को लगा करके तुम रखोगे तो फिर से वही अप्लाई करके फॉर्मूला, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ भाई, तो हमें क्या करना है? हमें अब एनर्जी निकालनी है, लेकिन कब? जब बैटरी लगा रखी है।
कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाइए भाई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U डैश इक्वल टू हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। अब बस देखो तो C तो बदल गया भाई, कितना हो गया 1/2 kc इनटू V डैश। अब V डैश चेंज नहीं हुआ, V डैश तो V डैश रहा है, यानी V रहा है तो V स्क्वायर, और हाफ C V स्क्वायर तो पहली वाली एनर्जी है हमारी U, और यहाँ K और आ गया तो K U कर लेना चाहे U K कर लेना। इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी आ जाएगी वो K इनटू U, यानी K टाइम्स बढ़ गई। रट नहीं सकते, अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मिक्सअप हो सकता है। केवल 3 चीजें याद रखो, धारिता दोनों केस में K टाइम्स हो गई है, जब बैटरी को हटा दिया है तो चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, और जब बैटरी को लगा के रख रहा है तो भी कांस्टेंट है। बाकी उसी फॉर्मूले से बार बार आप निकालने की कोशिश करोगे, अपने आप सॉल्व होकर के आता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और बचा है हमारा आगे फोर्स। क्या आया था भाई फोर्स हमारा प्लेटों का 1/2 Q इनटू क्या था E, ध्यान है ना? यस सर। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो हमने बताया था कि एक आकर्षण बल काम करता है, उस आकर्षण बल को हम सॉल्व करके आए थे, 1/2 QE निकल करके आया था। अब इस बल को निकालना चाहते हैं, तो इस बल को निकालना चाहते हैं हम अब, यानी अब उस बल को F डैश कह रहे हैं हम, तो 1/2 Q डैश इनटू E डैश। तो पहले इस केस में देखते हैं, Q डैश भाई वो तो चेंज नहीं हुआ, वो तो Q है, तो 1/2 Q E डैश हो गया E अपॉन K, इसका मतलब E अपॉन K, तो 1/2 QE ये तो पहले वाला फोर्स है, F अपॉन K, यानी पहले जो फोर्स था वो फोर्स हमारा क्या हो गया है, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। ऐसे ही अब इस वाले केस में करोगे, अब फिर से F डैश निकालोगे 1/2 Q डैश, लेकिन Q डैश अब कितना हो गया है KQ, और E रहा है। अब यहां से देखेंगे तो ये K इनटू F, यानी K टाइम्स बढ़ गया, K इनटू F। तो देखिए ज्यादातर क्या है, हालांकि देखिए ये फोर्स वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं, एनर्जी भी कम, हालांकि एनर्जी पूछी गई है, ये फोर्स कम पूछा गया है। ऊपर वाली जो चीजें हैं ना, कंपटीशन में, बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बैटरी कनेक्ट है कि डिस्कनेक्ट है। ठीक है, अगर ये चीज तुम ध्यान रखोगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट है। बस एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। देखिए ये 2 चीजें ऐसी हैं फिजिक्स में, कंपटीशन में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी। यहां तो है एप्सिलॉन नॉट, और अभी मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां आएगा म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और केवल क्या आता है, इनका मात्रक आ जाए, इनकी विमा आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में लगातार 2 बार इनमें से किसी न किसी की विमा पूछ ली गई है। तो हालांकि पहले चैप्टर में मैंने इनका मात्रक निकालना सिखाया तुम्हें, और विमा निकालना भी सिखाया। किसका, इसका। इसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जब चैप्टर आएगा तब उसकी बात की जाएगी। लेकिन एक और मात्रक, क्योंकि इस चैप्टर की बात चल रही है तो यहाँ इसका एक और मात्रक निकल करके आता है, इसलिए मैं तब बात करना चाह रहा हूं। तो मैं फिलहाल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसकी यूनिट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं पहले चैप्टर को। तो आपने इसको सबसे पहले कहां पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपने इसको पढ़ा था, और कूलम्ब्स लॉ में फोर्स F इक्वल टू निकल के आया था 1/4πε0 Q1 अब यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन F/r²। अगर केवल यूनिट की बात करते हो तो कूलम्ब कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया सा इसका मात्रक, ये इसकी यूनिट निकल के आ गई। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये नहीं पूछी जाती। मल्टीपल चॉइस में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये होगा ही नहीं वहां पर, तो फिर तुम्हारे सामने प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब क्या करें। ये होगा नहीं तो उल्टा सीधा होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ, और सही ऑप्शन नहीं होगा ये वाला। अब देखिए दूसरा, तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला निकाला था वो था C = ε0 A/d।
और वहां से हम अगर एप्सिलॉन नॉट, तो सी इक्वल टू हमने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट निकालूं तो सी इंटू डी अपॉन ए, और सी का यूनिट होता है फैराड, और इंटू मीटर, और अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये आ गया फैराड पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की, अक्सर पूछ ली जाती है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। रही बात डायमेंशन की, वो मैं पहले भी निकलवा चुका हूं, लेकिन चाहो तो यहां से डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप, दोबारा से समझ लीजिए। कूलाम, कूलाम जो होता है चार्ज ऑफ क्यू इक्वल टू होता है आई टी, और आई की होती है ए और टी की टी, इसका मतलब इस कूलाम स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन एम एल टी की पावर -2, और मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर। ए की ब्रैकेट में ऊपर ले जाकर के लिखोगे, सबसे पहले एम का हिसाब लगाओ, एम की पावर -1, फिर एल का हिसाब लगाओ 2 और 1 3, ऊपर जाकर के माइनस की 3, फिर टी का हिसाब लगाओ, 2 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, 2 और 2 4, तो टी की पावर 4 और ए की पावर 2। इस तरह से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट